तो हम लोग कहाँ थे? मैं आपको बता रहा था कि वाटर से रिलेटेड डेटा, मरकरी से रिलेटेड डेटा आप सारा का सारा ध्यान करते हुए चलोगे। जब जब भी कोई डेटा है तो एटलीस्ट इनका डेटा तो आप रख लो। जैसे आरसीसी के अंदर आपको बोला जाता है कि कंक्रीट से रिलेटेड डेटा, पूरा कंक्रीट ही तो पढ़ते हैं, पूरा स्टील ही तो पढ़ते हैं वहां पर, तो वो सारा डेटा आप याद रखते हो। ठीक है, तो बाकी मटेरियल का नहीं भी याद रखो, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, इनका डेटा आप याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कुछ हद तक तो याद रखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं होती। मुझे बताओ जरा, अगर आप डेंसिटी ऑफ कंक्रीट बोले तो कितनी होती है? बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट? देखो, वाटर की तुलना में कंक्रीट लगभग 2.5 गुना हैवी होता है। वाटर की तुलना में कंक्रीट लगभग 2.5 गुना हैवी होता है, और मरकरी जो है वाटर की तुलना में 13.6 टाइम्स हैवी है ना। अभी एक टर्म आएगी जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जब वो मैं डिफाइन करूंगा तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप यूनिट्स के बारे में ध्यान रखें ना, तो ये बेसिक यूनिट्स आप याद रख लो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वाटर का, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो कन्वर्जन करवाते समय आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको कंक्रीट का लिखना है, ठीक है, तो 2.5 आपने लिख दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये हो गया, वाटर की तुलना में 2.5 गुना हैवी। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, वाटर की तुलना में फिर से आपका कितना है? ये 2.5 गुना आपका ज्यादा हैवी चल रहा है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे। आपको किसी भी एलिमेंट के लिए बताना है, जैसे आपको बताना है स्टील का कितना है, व्हाट इज द स्टील? ठीक है, व्हाट इज फॉर द स्टील? तो दिस इज इक्वल टू 7850 है ना, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली स्टील जो होता है वो वाटर की तुलना में 7.85 टाइम्स हेवियर होता है। 7.85 टाइम्स हेवियर होता है। अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताना हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा, वाटर का पता है 1, तो इसका हो जाएगा 7.85। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इनकी तो आपको इस सब्जेक्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं आपको जरूरत पड़ेगी वाटर से रिलेटेड डेटा, मरकरी से रिलेटेड डेटा। मरकरी के लिए क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बहुत सारे प्रेशर मेजरिंग जो डिवाइसेस होती है उसके अंदर मरकरी यूज किया जाता है, तो मरकरी से रिलेटेड डेटा आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसलिए मैं आपको बोलूंगा वाटर और मरकरी, इन दोनों का डेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट करो। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है, नोट करो आप, द नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। ठीक है, हेडिंग डालो, द स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। अभी आपने जो टर्म देखी थी वो थी मास डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम लिया था। अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप बिल्कुल आराम से जज कर सकते हैं। वेट डेंसिटी क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। द वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने अभी आपको? स्पेसिफिक वेट। ठीक है, इसको आप कह रहे हैं स्पेसिफिक वेट है। ये जो शब्द है ना स्पेसिफिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझो आप। स्पेसिफिक वेट, या फिर इसी को आप बोल रहे हैं वेट डेंसिटी। ठीक है, या फिर इसी को आप बोलते हैं यूनिट वेट, है ना। ये तीनों नाम सेम है, इसी को आप यूनिट वेट भी कहते हैं। तो यूनिट वेट या फिर वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट का मतलब है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया। ठीक है, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम अभी पढ़ के आ रहे हो आप, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। डेंसिटी को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस शब्द को समझो। स्पेसिफिक शब्द जब जब भी किसी चीज के आगे लगता है तो वो क्वांटिटी मेजर तो होती है, लेकिन पर यूनिट ऑफ समथिंग में मेजर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल दे दो मैं आपको, जैसे अगर बोला जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो कौन सी टर्म होगी? जैसे स्पेसिफिक वेट में वेट ऊपर आया, नीचे आपका वॉल्यूम आया। यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम जब आप निकालते हो तो बेसिकली वॉल्यूम तो ऊपर आता है, और वॉल्यूम पर यूनिट मास में मेजर होता है ना। वॉल्यूम पर यूनिट मास में मेजर होता है। व्हाट इज दिस? नजर आ रहा है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, तो ये डेंसिटी का उल्टा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 1 डिवाइडेड बाय रो। तो आप क्या समझे? स्पेसिफिक जब भी नाम के आगे लगेगा तो वो क्वांटिटी मेजर तो होगी, लेकिन किसी चीज के रेस्पेक्ट में मेजर होगी। जैसे एक और टर्म समझ लो आप, स्पेसिफिक एरिया। आप बीएमसी में पढ़ते हो स्पेसिफिक एरिया, तो एरिया वाली टर्म होगी तो ऊपर तो एरिया आएगा नो डाउट, लेकिन ये स्पेसिफिक है तो सिर्फ एरिया नहीं होगा, ये एरिया पर यूनिट मास होगा, है ना। तो दिस विल बी एरिया पर यूनिट मास। इसको आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एरिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे आप सोम में पढ़ते हो, मॉड्यूलस जब नाम के आगे लग जाता है तो एनर्जी कैलकुलेट तो होती है,
लेकिन वो पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट होती है। वैसे ही स्पेसिफिक वर्ड है कि स्पेसिफिक जब भी किसी नाम के आगे लगेगा तो वो क्वांटिटी मेजर तो होगी लेकिन किसी चीज के रिस्पेक्ट में मेजर होगी। बात आ गई समझ में? लिखो यहां तक लिखो और ये बॉक्स करके लिख लेना, आपको यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसी टर्म्स है जो मैंने आपको सिर्फ रिकॉल करवाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या आप इसके अंदर देखते हो टर्म्स वगैरह, है ना, सिमिलर टाइप की टर्म्स, वो रिकॉल करते हुए चलते हैं हम। तो स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट इसको कह दो या फिर वेट डेंसिटी कह दो, तो ये आपकी कितनी है, दिस इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वर्ड जब भी किसी के नाम के आगे लगेगा तो वो क्वांटिटी मेजर तो होगी लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में होगी। तो यहां पर आपने मेजर किया है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बात आ गई क्या समझ में? चलो नेक्स्ट लेते हैं ना, ध्यान देना। मुझे यूनिट वेट ऑफ वाटर बता सकते हो कि इसका सिंबल भी लिख लो, है ना, सिंबल गामा है। वैसे सिंबल पे ज्यादा फोकस मत किया करो, सिंबल कभी भी चेंज कर देते हैं। नाम से पकड़ो चीजों को और यूनिट से पकड़ो, ठीक है, यूनिट से पकड़ना और नाम से पकड़ना, है ना। तो व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर? यूनिट वेट ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। डेंसिटी देखी थी अभी आपने, कितनी थी, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? 9.81, है ना। और ये आता है आपका किस यूनिट में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहां से आपको ये भी पता है कि जैसे मास वाली यूनिट है और जो एक्सेलरेशन वाली यूनिट है, इसको साथ में मिला के क्या कहते हैं, इसको न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो इस यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन। तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल सकते हैं। तो दिस इज 9.81 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। व्हाट इज दिस? दिस इज किलो न्यूटन। तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख लो जरा। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बात आ गई समझ में? आप मुझे बताना जरा, आपसे पूछा जाता है कि आपका वेट कितना है, ठीक है, व्हाट इज द वेट? अतीबा आपका वेट कितना है? हाँ, 52 kg। अतीबा ने मुझे वेट बताया 52 kg। क्या इस तरीके से वेट को बोलना बिल्कुल 100% सही है या फिर गलत है? आपसे वेट पूछा है, वेट इज फोर्स और फोर्स इज मास इनटू ग्रेविटी, है ना। वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है मास इनटू ग्रेविटी। अतीबा ने मुझे न्यूटन में आंसर दिया है या सिर्फ मास बताया? इन्होंने सिर्फ मुझे मास बताया। ये नॉर्मली बोलचाल में वैसे ही बोलते हैं, जैसे 50 किलोग्राम का इन्होंने मुझे मास बताया। कहां से पता चला मुझे कि ये वेट बता रहे हैं या मास बता रहे हैं? मैंने पूछा तो वेट था लेकिन इन्होंने बताया मुझे मास। यही चीज आपके सिविल में कई जगह लगती है कि वो डेंसिटी पूछ रहा होता है और कई बार यूनिट्स किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दी जाती है। तो आप यूनिट्स को देख करके पहचानोगे कि हमसे क्या पूछा गया है ना, कि हमसे उसने किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कैलकुलेशन करवाना चाहा है या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कैलकुलेशन करवाना चाहे। बात समझ में आया? ध्यान देना जरा। अतीबा ने जो मुझे वेट बताया था, कितना बताया था अतीबा वेट, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो अतीबा का वेट जो था वो कितना 52.5 kg, है ना। तो केजी ना लिख करके kgf लिखा करो, इसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स, है ना, इसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स। तो अतीबा ने मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है। बेसिकली इन्होंने बोला है कि सर मेरा वेट जो है वो 52.5 किलोग्राम फोर्स के इक्विवेलेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम का जो मास होगा, अगर मैं m की जगह if I put m is equal to 1 kg तो क्या आएगा, देखो जरा, if I put m is equal to 1 kg तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी यानी कि 9.81 यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम का मास 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। बात समझ आया? तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली वेट नहीं बताया, इन्होंने मुझे क्या बता दिया, इन्होंने मुझे मैथमेटिकली रिप्लाई दे दिया कि सर मेरा मास इतना है
आप 9.81 से मल्टीप्लाई करके वेट निकालते रहो, है ना। तो इस तरीके से नॉर्मली बोलचाल में हम इस तरीके से वेट बता देते हैं, लेकिन इस वेट का मतलब इन्होंने जो बताया था वो बेसिकली मास था। बात समझ में आ गई। ग्रेविटी को इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये एक और कंसेप्ट जानते थे कि पृथ्वी पर तो ग्रेविटी 9.81 है, चंद्रमा पर चले जाए ग्रेविटी अलग हो जाएगी, ठीक है। स्विमिंग पूल के पानी के अंदर चले जाए तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आर्किमिडीज के हिसाब से बॉयंसी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, है ना। वैसे आप बोलना मत ऐसे कि ग्रेविटी चेंज हो गई, ग्रेविटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। एक और फोर्स वहां पर आ गया तो नेट ग्रेविटी चेंज हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। बात आ रही समझ में? चलो तो लिख लो जरा छोटी छोटी बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि आप जनरली अपना मास बताते हो, ठीक है। अतीबा वाले एग्जांपल से आप खुद का वेट लिख दो यहाँ पर, ठीक है। उससे याद रहेगा कि 60 केजी हमारा जो वेट है वो बेसिकली आप लोग मास बताते हो, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी करोगे तो न्यूटन में तब जाकर के वो चेंज होगा, तब वो जाकर के आपका एक्चुअल वेट कहलाएगा, वरना अभी तक जो आपने बताया वो सिर्फ मास है, ठीक है। देखो रफ कैलकुलेशन के लिए कई बार लोग क्या यूज कर लेते हैं, 9.81 की जगह 10 यूज कर लेते हैं फॉर द रफ कैलकुलेशन, ठीक है, रफ कैलकुलेशन के लिए। लेकिन कई बार एग्जाम में ये बात मैटर कर जाती है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा जिन एग्जाम्स में आपके पास कैलकुलेटर्स हैं उसमें आप 9.81 ही यूज किया करो, ठीक है। 10 अगर आप यूज करते हो तो आप लोग हो सकता है कि दो आंसर्स के बीच में फंस जाओ, ठीक है। तो 10 जब वो बोल दे तब यूज करो, या जब कैलकुलेटर नहीं है रफ कैलकुलेशन करना चाहते हो तब यूज करो, है ना। तो ग्रेविटी की जगह अगर 10 यूज करें तो जी को फॉर रफ कैलकुलेशन G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर गामा W निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नोट कर लो। फॉर द रफ कैलकुलेशन टेक ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर द रफ कैलकुलेशन टेक ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहां से यदि आप इसको पुट करोगे अब इस जगह पर, मैंने यहां पुट कर दिया इसको, है ना, 9.81 की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, तो अब यूनिट आ जाएगी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिखाई दे रहा है 9.81 की जगह 10 है बस, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। चलो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हुई आपको। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, और इसके अलावा स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट, ये तीन टर्म तो मुझे नजर आती है। अगर चौथी मेरे सामने फिर भी आ जाए ना कभी कि कुछ भी स्पेसिफिक करके कुछ टर्म बना दी जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्वांटिटी मेजर तो होगी लेकिन किसी चीज के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है। कभी अननोन डेफिनेशंस भी आ जाती है ना, समझा करो, नोट करो। अगली डेफिनेशन है स्पेसिफिक वॉल्यूम। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये मैंने लिख रखी इक्वेशन, इसको लिख लो आप। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास एंड इट इज द रिवर्स ऑफ डेंसिटी। The specific volume is the inverse of density. The specific volume is the inverse of density. लिखा सब लोगों ने? चलो नेक्स्ट हम लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम ले लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। What is the specific gravity? बताना जरा, what is the specific gravity? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? देखो स्पेसिफिक शब्द है ना, यहाँ पर भी स्पेसिफिक शब्द और आ गया। तो स्पेसिफिक शब्द जब जब भी आता है, स्पेसिफिक क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेविटी, है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो स्पेसिफिक है फिर से। तो यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल दिया हुआ है उसका हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, है ना, यानी कि हम गामा जो सब्सटेंस गिवन है उसका निकालेंगे। लेकिन स्पेसिफिक वर्ड के कारण ये किसी न किसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो वो रेफरेंस क्वांटिटी क्या है, वो है वाटर। वाटर को एज ए रेफरेंस लिया जाता है। देखो ये बहुत ही सिंपल सी क्रम है। आपको क्या लगता है स्पेसिफिक ग्रेविटी देता क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसा टूल है जो आपको सीधा सीधा कंपेयर करवा देता है कि मैं वाटर से हल्का हूं या भारी हूं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी लेस देन 1 आ रही है तो ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है। इसका मतलब वाटर की तुलना में वो कम भारी है, यानी कि हल्का है। तो बस ये तुलना यहां पर चल रही है कि वाटर के रिस्पेक्ट में हम कैसे, हम भारी हैं या हल्के हैं, है ना। तो अगर यूनिट वेट यदि ज्यादा आता है आप बोल सकते हो गामा एस, ठीक है। अगर ये आपका लाइट है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वाटर, इन कंपैरिजन टू वाटर, तो इसका मतलब ये होगा कि गामा एस छोटा होगा किससे, गामा डब्ल्यू से। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको जी से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो जी जो होगा वो लेस देन 1 आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? जब वाटर के बराबर ही हैवी होगा तो जी बराबर वन आ जाएगा। जब ये चीज जो भी आपको सब्सटेंस गिवन है, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका मरकरी 13.6 टाइम्स हैवी है, कंक्रीट 2.5 टाइम्स हैवी है ना? तो ये सब्सटेंस कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, वाटर से बस उसको कंपेयर करवा रहे हैं, तो लेस देन 1 भी आ सकता है किसी का, इक्वल टू 1 भी आ सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। इसका जब रेशो लें और यदि हम इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करवाएं तो क्या होता है बताओ? गामा और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो यहाँ रो, जो भी चीज आप ले रहे हो, मरकरी लिया तो मरकरी की डेंसिटी आएगी, ठीक है, कंक्रीट लिया तो कंक्रीट की डेंसिटी आएगी, सोइल लिया तो सोइल की डेंसिटी आएगी। सोइल में भी आपके सॉलिड होता है, वाटर होता है और एयर होती है। तो अगर आप बोलते हो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, तो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का लेना पड़ेगा डेंसिटी ऊपर, है ना? तो मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय जी, जी से जी गया तो रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट्स, ऐसे, या फिर द रेशियो ऑफ डेंसिटीज का रेशियो, या फिर यूनिट वेट्स का रेशियो जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या ट्रांसपोर्टेशन में किसी टॉपिक में इस टाइप की टर्म, इस टाइप की डेफिनेशन नजर आती है? क्या आती है गौरव गुजर? वो है पैसेंजर कार यूनिट, कि अलग अलग तरीके के व्हीकल्स रोड पे चलते हैं। कोई स्टैंडर्ड कार की तुलना में हैवी होता है, बड़ा होता है, बल्कि होता है, जो ज्यादा स्पेस कवर करता है। कोई स्टैंडर्ड कार की तुलना में छोटा होता है, कहीं से भी निकल जाता है। तो वहां एक टर्म आती है पैसेंजर कार यूनिट। तो पैसेंजर कार यूनिट का रोल बिल्कुल ऐसा है जैसा स्पेसिफिक ग्रेविटी का है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ये बताती है कि आप वाटर की तुलना में हल्के हो या भारी हो, वैसे ही वहां पर पैसेंजर कार यूनिट एक टर्म जो आती है वो ये बताती है कि स्टैंडर्ड कार की तुलना में हैवी है, यानी कि रोड पर ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा या कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अगर पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू पीसीयू अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कार की तुलना में ज्यादा हैवी। ठीक है, हैवी मतलब लोड की टर्म्स में नहीं, जगह, स्पेस, ठीक है, और जब वो चलेगा तो ज्यादा डिस्टर्बेंस यूजर्स को देगा, उसके रिस्पेक्ट में आप वहां पर बताते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन टर्म्स को समझो ध्यान से। वहां पर भी ऐसी टर्म आती है ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक डेंसिटी, यहां डेंसिटी का मतलब क्या समझे आप? डेंसिटी इज इतनी जगह में कितना माल आ सकता है, मास पर यूनिट गिवन वॉल्यूम। और वहां कौन सी जगह आपके पास गिवन? रोड की लंबाई। और वहां कौन सी चीज है आपके पास? व्हीकल। तो गिवन लंबाई में कितने व्हीकल आ जाएंगे, वो ट्रैफिक डेंसिटी कहलाती है। सिंपल चीज है, ठीक है। इनको थोड़ा सा सोचो, सारी टर्म्स एक जैसी नजर आएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बिल्कुल भी चिंता मत करना, सर किस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड है, क्या है ना, और वैल्यूज बता दो सर। ये मैंने डीपीपीस में क्वेश्चंस में डाली हुई है, यहां टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो जरा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म समझ में आ गए क्या? नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म लिखो आप जरा, द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हेडिंग डालो, द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एक टर्म आ रही है विस्कोसिटी, है ना, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द विस्कोसिटी? कभी पढ़िए टर्म। देखो बीटेक करके जब बच्चा आता है ना, तो एक्सपेक्टेड होता है कि बेसिक टर्म्स उसको क्लियर हो एकदम अच्छे से, है ना। तो व्हाट इज विस्कोसिटी, और फील भी करो हर टर्म को। व्हाट इज विस्कोसिटी? कि किसी भी फ्लो में कोई रुकावट है तो वो रुकावट विस्कोसिटी कहलाती है। जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो वो जो है वो कुछ ना कुछ फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है। तो वो रेजिस्टेंस फोर्स जिस फ्लूइड की प्रॉपर्टी के कारण डेवलप होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। बात समझ आ रहा है? जब भी फ्लूइड मोशन में होगा, फ्लो कर रहा होगा, तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो कि उस फ्लो का रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, उस फ्लो को रेजिस्ट करेगा कि हम बहना नहीं चाहते। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? वो विस्कोसिटी कहलाता है। तो न्यूटन ने इसको समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए, देखो आप न्यूटन तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले आप खुद समझ लो। आपके पास में बराबर वॉल्यूम थे, एक तरफ था पानी और दूसरी तरफ था हनी, और आपने क्या कर दिया? सेम फोर्स लगा करके ऐसे छोड़ दिया। तो कौन जल्दी भागेगा? पानी जल्दी भागेगा। यानी कि इसके फ्लो में रेजिस्टेंस कम है। क्या इसके फ्लो में रेजिस्टेंस कम है? आप बोल दोगे विस्कोसिटी कम है, और इधर विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि फ्लो इजीली नहीं हो रहा है ना, सरलता से नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको विस्कोसिटी कहते हैं। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा फ्लो, उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी वहां पर होगी, ठीक है। तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या था?
कि उन्होंने वहां पर फ्लूइड फ्लो के अंदर ऑब्जर्वेशंस लिए कि जैसे एक आपके पास में दिस इज द बाउंड्री, बाउंड्री किसको कहते हैं, व्हाट इज द बाउंड्री? जैसे मैंने फ्लोर पर एक बाल्टी पानी की यहां पर फैला दी, तो जो पानी होगा वो फ्लोर पर ऐसे कहीं पर भी जाएगा, लेकिन वो इस बाउंड्री के नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, वो इस बाउंड्री के साथ साथ में यहां पर आगे की तरफ जाएगा, है ना। बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री बेसिकली एक रुका हुआ प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हो सॉलिड बाउंड्री एक रुका हुआ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड बाउंड्री है यहां पर देखना जरा, क्या सॉलिड बाउंड्री अगर आप यहाँ पे पानी डालते हो तो क्या ये गीला रहता है? गीला क्यों रहता है? क्योंकि पानी उस बॉडी के साथ चिपक गया है। चिपकने का मतलब क्या होता है? चिपकने का मतलब ये है कि वो चल नहीं रहा है, वो उसी जगह पर है। तो पानी की जो लेयर जो यहां पर आपने डाली थी, या किसी भी फ्लूइड की जब लेयर डालते हैं तो हो सकता है कि वो सॉलिड बाउंड्री पर रुक जाए, है ना। पानी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सारे स्टेटमेंट मेरे पानी को लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो आप समझो जरा, यहां पर कोई भी स्ट्रीम वगैरह जब फ्लो करती है, जैसे स्ट्रीम फ्लो कर रही है ना, कोई भी रिवर वगैरह फ्लो कर रही है, कोई नाला यदि फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लो तो हो ही रहा है। और ये क्या है, ये इसका जो नाले का जो ये यहाँ पर जो विड्थ वगैरह है, जो इसका बॉटम है, क्या ये रुका हुआ है? ये रुका हुआ है। और ये मोशन में है क्या? ये मोशन में है। तो यहाँ पर रुकी हुई बॉडी क्या करती है? इस पार्टिकल्स के ऊपर, इन लेयर्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। नेचर का भी यही रोल है। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो ना कभी, तो आप देखो जरा, दोस्त लोग भी पहुंच जाते हैं, कहां जा रहे हैं, चल रुक यहाँ पे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाना शुरू कर देते हैं। और जो अच्छा आदमी होता है वो क्या करता है, मैं तो बढ़ ही रहा हूं, मेरे साथ में आप भी बढ़ो, है ना। तो बेसिकली इस बात को समझो, जो चीज मोशन में है वो रुकी हुई बाउंड्री पर किधर फोर्स लगाएगी? वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो रुकी हुई बाउंड्री है उस पर तो फोर्स आगे की तरफ लगता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आती? तो अगर उसने, जो बहता हुआ पानी था, उसने अगर सॉलिड बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो सॉलिड बॉडी किधर लगाएगी? पीछे की तरफ। ये जो पीछे की तरफ फोर्स है, यही तो रेजिस्टेंस है जो उसको बहने नहीं दे रहा। बात समझ आ रहा है? यही तो रेजिस्टेंस है जो उसको बहने नहीं दे रहा। तो इस जगह पर फिर विस्कोसिटी आपको समझ में आती है। देखो ध्यान देना, यहां पर मैं प्रोफाइल बना रहा हूं वेलोसिटी की, ठीक है। ध्यान दो जरा, यहां पर मैंने प्रोफाइल बनाई वेलोसिटी, ठीक है। एक टॉपिक आएगा आगे जाके आपका, बहुत आगे जाके, बाउंड्री लेयर थिकनेस वगैरह, वहां पर भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि सॉलिड बाउंड्री के आसपास कुछ नजर आ रहा है कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई है मैंने। आप सोचो जरा, मान लो यहां पर कोई फ्लो होता हुआ आ रहा था, ठीक है, अपनी इनिशियल स्पीड से आ रहा था, और वो स्पीड मान लेते हैं यू के बराबर थी, है ना, कैपिटल यू से आ रहा था। तो आपने क्या देखा, जैसे ही वो सॉलिड बाउंड्री वाले एरिया में घुसा, तो क्या हुआ, बाउंड्री ने उसको रोकना शुरू कर दिया। बाउंड्री क्यों रोक रही है? क्योंकि बाउंड्री रेस्ट पर है, बाउंड्री रुकी हुई है। तो बहते हुए पानी पर बाउंड्री की तरफ फोर्स लगा देगी, पीछे की तरफ फोर्स लगा देगी, उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। पहले वो फ्रीली यू स्पीड से जा रहा था, और यू स्पीड उसकी यहां पर है, इन पर फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये नेगेटिव आदमी से सबसे दूर है। जितना दूर रहोगे ना इन लोगों से, उतना ही आसानी से सक्सेस मिल भी जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ देखो जरा, ये सॉलिड बाउंड्री थी, रुकी हुई थी, इससे जितना दूर होगा पानी उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा। जो इसके चपेटे में आ गए बिल्कुल, आप देखो जरा, यहाँ पर उनकी वेलोसिटी कितनी चल रही है? 0 चल रही है। यहाँ स्पीड 0 है। फिर जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाते जाओगे, वेलोसिटी इफेक्ट कम होता जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ जाते जाते एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि कोई था ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये सॉलिड बाउंड्री के कंसेप्ट वगैरह आगे जाके और बिल्ड होंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली समझो जरा, अब इन दो लेयर्स को समझ लेते हैं। सुनना जरा मेरी बातों को ध्यान से, बाद में बनाना सारी चीजें ना। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि y डिस्टेंस पर जाकर के एक मैं एलिमेंट लेता हूँ, है ना। सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, y डिस्टेंस पर जाकर के मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और एलिमेंट की हाइट कितनी, dy। इस लेयर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पे लेयर है, और इसकी विड्थ बोल देते हैं, मान लो b है, इतना रास्ता था, b तो इसकी विड्थ है, और dy इसकी डेप्थ है। ये एक लेयर मैंने ले ली। ये लेयर के नीचे जो लेयर है, सोचो जरा, ये लेयर की जो नीचे लेयर है उसकी वेलोसिटी कैसी है, छोटी है या बड़ी है? अगर ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, नीचे हो तो वेलोसिटी मान लो u है, तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी u प्लस du होगी एक तरीके से, है ना। इस जगह पर वेलोसिटी u प्लस du होगी, ठीक है। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि ये जो लेयर्स होती है, जब जब भी रिलेटिव मोशन होगा, जब जब भी एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से ज्यादा होती है, आप देखो ना जरा, जैसे मेरा हाथ रुका हुआ है और यहाँ पर अगर कोई चीज ऐसे जाए तो आपस में क्या लगे रहेंगे? जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो शियर लगता है, जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो शियर लगता है। तो ये आपस में लेयर्स एक दूसरे के ऊपर शियर स्ट्रेस लगाएगी। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है इन दो लेयर्स के बीच में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना इनका वेलोसिटी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जितनी इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि du by dy।
बात समझ में आ रहा है? द वेलोसिटी डिफरेंस, इस जगह पर वेलोसिटी u है, ऊपर वेलोसिटी u प्लस du है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, dy है। तो वेलोसिटी का डिफरेंस यानी कि u प्लस du माइनस u डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ गया? अब इस जगह पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसने देखा तो इसी का नाम उसने क्या दिया, विस्कोसिटी दिया, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय du बाय dy। तो ये जो कांस्टेंट मिला है इस न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से मिला है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो या तो विस्कोसिटी कह दो या फिर इसको कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक को ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। देखो जरा, सिंपल सिंपल चीजें हैं, इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, है ना। मैं साफ साफ आपको बात बता दूं, आपने 11th 12th में मैथ्स फिजिक्स वगैरह इसलिए पढ़ी थी ताकि हम लोग उनको अप्लाई करें इंजीनियरिंग के अंदर। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी आपको रास्ता दिख जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है। बात समझ में आ गई? आपने 11th 12th में पढ़ा तो बहुत ज्यादा था, सीधी बात ये, लेकिन क्या है कि जितनी इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट है ना उतना भी हम नहीं करते, इतना तो करना पड़ेगा। बीच बीच में प्रवचन देता रहूंगा मैं, ना, ठीक है। हम लोग भी, हमारे टीचर कुछ बोलते थे ना, हम लोगों को प्रवचन ही लगते थे, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है, लेकिन मानो बात तो फायदे में रहो। जितने भी टॉपर्स हैं ना जो यहाँ पे बनते हैं, तो वो आने के बाद में जब यहाँ पे जब स्टेज पे खड़े होते हैं ना, तो वो आपको एग्जैक्टली वही लाइंस रिपीट करते हुए नजर आते हैं जो मैं क्लासेस में बोलता रहता हूँ, ठीक है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हो। आप लोग बनाना सीखो स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, एकदम पूरा विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करवाने के लिए मैंने आपको फ्लोर पर पानी डुला दिया, एक तरफ मैंने पानी रखा, दूसरी तरफ मैंने हनी रखा। मैंने बोला कौन जल्दी भागेगा, आपने बोला सर पानी जल्दी भागेगा। यानी कि इसमें रेजिस्टेंस कम है और इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? विस्कोसिटी वाली टर्म को न्यूटन ने सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया था। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल सा था, जैसे अपना ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इन्होंने देखा दो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में, जिनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस तो du है, और इनके बीच में जो यहाँ पर थिकनेस है, आप थिकनेस बोल सकते हो कि इनकी जो थिकनेस है लेयर्स की वो कितनी है, dy के बराबर है। तो उन्होंने ये देखा कि जो इनके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगती है, मुझे बताओ शेयर स्ट्रेस कैसे लगेगी, ये तो भाग रहा है ज्यादा तेजी से, तो इसके ऊपर तो लगेगा इस तरफ, पीछे की तरफ, और इसकी तरफ, इसके ऊपर कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, है ना। तो ये दो लेयर्स के ऊपर, यानी कि जो टॉप सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, वहां पर और नीचे वाली सरफेस पर जो स्ट्रेसेस वगैरह लगेगी, ठीक है, सही बताएगा अपने, आप बताना जरा। अगर आप सरफेसेस की कंपैरिजन में अगर बात करोगे ना, तो आप देखो जरा, ध्यान देना, इसमें भी ना डायरेक्शंस में भी दो बातें आती है कि आपको बेसिकली जो शेयर स्ट्रेस लगेगी वो कैसे लगेगी। सोचो जरा, अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये dy मोटा है, ऊपर वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ऊपर वाले के साथ आएगा, इस नीचे वाले के साथ नहीं आएगा, क्योंकि इसके टच में ऊपर वाली लेयर होगी। ऊपर वाली लेयर इस वाली सरफेस से ज्यादा तेजी से भाग रही है क्या, तो ज्यादा तेजी से भाग रही है, तो वो इस पर आगे की तरफ स्ट्रेस लगाएगी, तो इस पर स्ट्रेस की डायरेक्शन आगे होगी। बस समझ में आ रहा है? और ऐसे ही नीचे वाली लेयर किसके कांटेक्ट में होगी, नीचे वाली लेयर के साथ, तो नीचे वाली लेयर कम तेजी से भाग रही है और ये ज्यादा तेजी से भाग रही है, तो इस पर पीछे की तरफ शेयर स्ट्रेस लगेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर शेयर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से लगेगा। ऊपर की वाले की तरफ से भी आपने देखा कि वो इधर लगा, पीछे की तरफ इधर भी ऐसे ही लगा, ठीक है। और टोटल जो शेयर स्ट्रेस है वो कैसा है, du by dy के प्रोपोर्शनल है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय du by dy, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बना था उसी को विस्कोसिटी कहा था, ठीक है। नोट करो, viscosity is defined as the property of the fluid. Viscosity is defined as the property of the fluid. The viscosity is defined as the property of the fluid. The property of the fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid, which offers resistance to the movement of one layer of the fluid above the another adjacent layer of the fluid.
above the another adjacent layer of the fluid. Another adjacent layer of the fluid. When the two layers of the fluid are at a distance dy apart, उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो कि u और u प्लस du वेलोसिटी से जा रहा है, उनके बारे में बात कर रहा हूं, which is at a distance of dy apart. लिखा? Move one over the other at the different velocities. Move one over the other at the different velocities. क्या क्या वेलोसिटी बोला था आपने वहां पर? u and u plus du. ठीक है, लिख लो इसको भी. Say u and u plus du as shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है, लिखा? नोट करना. The Newton's law of viscosity says that the Newton's law of viscosity says that the shear stress tau on the fluid element layer is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल देखा आपने उसको? The shear stress is directly proportional to du by dy. अगर आप फॉर्मूले में देखें तो du by dy है, लेकिन इसका नाम क्या है? नोट करो. To the rate of shear strain. To the rate of shear strain. To the rate of shear strain. तो ब्रैकेट में लिख दो du by dy, है ना? रेट ऑफ shear strain का मतलब है du by dy. And here the constant of proportionality comes. And here the constant of proportionality comes, which is called the coefficient of viscosity. And here the constant of proportionality comes, which is called the coefficient of viscosity. इसके दूसरे नाम भी है, सिंपली इसको विस्कोसिटी भी कहते हैं या फिर इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं. तो ब्रैकेट में लिख दो विस्कोसिटी और द डायनेमिक विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह दो या सिर्फ विस्कोसिटी कह दो या सिर्फ डायनेमिक विस्कोसिटी कह दो, है ना? तीनों नाम सेम है. बात आ गई समझ में? तो इसको मैंने क्या नाम दिया? इसको मैंने नाम दिया रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ. एक और चीज नजर आ रही होगी आपको, जब भी टर्म ऐसी वाली नजर आए dy by dx, ये क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस? जानते हो क्या इसको? व्हाट इज dy by dx? dy by dx का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है ना? स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट. ठीक है, ध्यान दो. ग्रेडियंट आप यूज करते हो ना, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, स्लोप वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत यूज होता है. तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप. ठीक है, तो dy by dx वाली टर्म जो होती है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है. तो ध्यान देना, इसी टाइप की टर्म है क्या? किसी क्वांटिटी में चेंज डिवाइडेड बाय किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज, dy by dx टाइप की टर्म नजर आ रही है. ये जो चेंज है ऊपर जो है ये वाला, अगर आप u लिख दो इस जगह पर, du by dy अगर आप इसको लिख दो, तो बेसिकली du क्या है? वेलोसिटी में चेंज, है ना? चेंज इन वेलोसिटी. तो ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट. इस वाली टर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. du by dy इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. लिखो, du by dy is also called the velocity gradient. du by dy is also called velocity gradient. अब सारे लोग इधर ध्यान देना, इसका जो दूसरा नाम है वो समझाता हूं मैं आपको कि इसका दूसरा नाम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कैसे आया, है ना? शियर स्ट्रेन जानते हो क्या? सॉल्व में पढ़ते हो ना आप लोग शियर स्ट्रेन. बताओ जरा शियर स्ट्रेन क्या है? क्या ये वाला एंगल शियर स्ट्रेन कहलाता है? जब भी किसी ब्लॉक पर शियर लगाते हो, ठीक है, तो शियर का मतलब ये होता है, तो एक के रेस्पेक्ट में ये दूसरा स्लाइड कर गया, तो ये स्लाइड कर गया, ये जो एंगल बनता है इसको शियर स्ट्रेन कहते हैं. अब ध्यान दो,
ये बेसिकली आगे चला गया मान लो dx से, इस वाली डायरेक्शन में तो आपने x रखा है, देखो जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वाली डायरेक्शन में तो हमने x रखा है और इस वाली डायरेक्शन में हमने y कोऑर्डिनेट रखा है। सुनो, ये जो dx है और यहाँ पर जो आपके पास में ये dy है ना, तो du का मतलब जानते हो कि व्हाट इज du का मतलब? du का मतलब है x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आया, है ना, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी उसमें कितना चेंज आया। तो du बेसिकली आपका, ठीक है, आप बोल सकते हो dx by dt हो जाएगा या dx by t होगा, है ना। तो du को लिख सकते हो कि dx चला गया किसी t टाइम के अंदर डिवाइडेड बाय dy हो गया। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यानी कि du। तो du डिवाइड बाय dy, क्या ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है? अभी वेलोसिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस किसकी? जिस डायरेक्शन की स्पीड है, तो कौन सी वाली डिस्टेंस आएगी? dx, कि किसी टाइम t के अंदर या dt टाइम के अंदर कितना चला गया, वो dx आगे चला गया, ठीक है। तो ये dx आगे गया और ये dy है। अब देखो ध्यान से, ये वाली जो टर्म है इसमें dt को तो यहाँ ले लेते हैं, dt यहाँ पर है, और इसके अलावा आपके पास में टर्म नजर आ रही होगी dy by dx। व्हाट इज दिस dy by dx? dy by dx, ठीक है। अगर आप इस टर्म, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज dx by dy। तो ये टर्म नजर आई dx by dy, dx डिवाइड by dy इज द shear strain। तो shear strain डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया? रेट ऑफ shear strain हो गया, है ना। तो लिख लो जरा इसको, दिस इज द shear strain डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरीके की टर्म आपको नजर आ रही है, इस वजह से इसको कहते हैं रेट ऑफ shear strain। तो जब ऑप्शंस आते हैं आपको shear strain भी ऑप्शन में दिया जाता है, वो गलत है, ठीक है। न्यूटन ने कभी ये नहीं बोला कि shear stress is directly proportional to shear strain, गलत है। न्यूटन ने बोला the shear strain is directly proportional to rate of shear strain। बात समझ में आ रही है? तो जब ऑप्शंस आते हैं सिर्फ shear stress भी दिया जाता है, shear strain दिया जाता है, वो गलत होगा। उससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है आपके पास में, ठीक है, रेट ऑफ shear strain, तो उस पर टिक लगेगा। बात आ गई क्या समझ में? तो एक एक टर्म को ऐसे निकालो आप, है ना, कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी समझ में आए, उसका जो नाम है, उसके जो शब्द यूज किए जा रहे हैं उसको डिफाइन करने में उसका नाम उस तरीके से क्यों रखा गया, तो वो आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमें सारी चीजें बड़े आराम से याद रहे। कि du by dy है तो ये एक स्लोप वाली टर्म है, यानी कि ग्रेडियंट है, तो इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट में हमने इसको थोड़ा सा रेट ऑफ shear strain, जैसे मैंने देखा तो shear strain पर ध्यान गया। shear strain में हम जानते हैं कि dx by dy 100 में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो वहां से जब मैंने इसकी डेफिनेशन बनाना शुरू की तो मुझे ये साफ साफ पता लग गया कि रेट ऑफ shear strain इस वजह से इसको बोला गया है। बात समझ में आया? तो पूरी सिविल के अंदर बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिस पर आपको शब्दों को पकड़ करके कुछ करना चाहिए, मैथ्स वगैरह लगानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? किया करो ये प्रैक्टिस, है ना, नोट करो। जितने भी फ्लूइड, हाँ ध्यान देना, जितने भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। जितने भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो सारे के सारे फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है, नोट कर लो। न्यूटोनियन फ्लूइड वो कहलाते हैं, जितने भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं, नोट करो। ऑल द फ्लूइड्स दोज obeys this equation, tau is equal to mu du by dy, है ना, tau is equal to mu du by dy, all the fluid those obeys the relation tau is equal to mu du by dy are called Newtonian fluid। और जो नहीं करता वो नॉन न्यूटोनियन, है ना। बस यहाँ पे दो ही आंसर है, बीच वाली कोई स्थिति नहीं है, या तो फ्लूइड न्यूटोनियन होगा या नॉन न्यूटोनियन होगा। हम जिस फ्लूइड को बार बार देखेंगे वो कौन है? पानी, वाटर, और वाटर न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। ध्यान रखना कि जब जब भी आप कभी भी, और मैं तो बोलता हूं आपके पास में मैथमेटिकली या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो यही इक्वेशन है, टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल तो फ्लूइड को आप न्यूटोनियन मान लेना, अज्यूम कर लेना। तो आप बच्चे ये लाइन लिखते नहीं है, लेट्स अज्यूम द फ्लूइड इज न्यूटोनियन, फिर ये इक्वेशन लिखो कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। हम लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने फ्लूइड को न्यूटोनियन मान लिया है। बात समझ में आ रही? वाटर तो न्यूटोनियन है हमेशा, ठीक है, तो नोट कर लो। वाटर इज कंसिडर्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड, वाटर इज कंसिडर्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड। अब यहां पर हम इस टर्म को पकड़ करके इसके साथ में खेलना शुरू करते हैं कि जो टर्म है आपके पास में म्यू है ना, तो व्हाट इज म्यू? व्हाट इज द म्यू? दिख रहा होगा आपको रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई। इसकी यूनिट मुझे कोई बताएगा, इसकी यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट? अगर आप यूनिट के अंदर इसमें जाए तो क्या यूनिट मिलेगी?
टाउ का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। du का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, यानी कि मीटर पर सेकंड, सही लिखा है, ठीक है। और जो dy नीचे है उसका मतलब मीटर है क्या, जो dy नीचे है, वेलोसिटी में चेंज उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड आएगी, डिस्टेंस में चेंज उसकी यूनिट भी आपकी मीटर आएगी। तो टोटल मेरी यूनिट यहाँ पर ये बन रही है, मीटर से मीटर विल कैंसिल आउट, सेकंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है ना, नोट कर लो। टाउ डिवाइडेड बाय ड्यू बाय dy, उससे हमने ये यूनिट निकाली है, ये यूनिट कहलाती है एसआई यूनिट, है ना। ये वाली जो यूनिट है दिस इज कॉल्ड द एसआई यूनिट। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देखें, ठीक है, तो कई सारे लोग इस यूनिट को एज ए स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, आप ये जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं शॉर्ट में, पास्कल कहते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, इस वजह से आप लिख सकते हैं कि ये जो यूनिट है वो पास्कल इंटू सेकंड भी बन जाती है ना, पास्कल इंटू सेकंड, इसको आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसी को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, अगर आप एमकेएस में चले, है ना, अगर आप एमकेएस यूनिट में चले तो इसको कैसे लिखते हो आप, इसको आप लिख सकते हो, कन्वर्जन करो देखें, और यहां से आप लोग अगर इसको सीजीएस, पहले एमकेएस में कन्वर्ट कर लो, फिर इसमें भी देख लेंगे कि सीजीएस यूनिट में और बाकी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप लोग एमकेएस में यूनिट बताओ इसकी, व्हाट इज द यूनिट इन द एमकेएस। एमकेएस के अंदर आप उसको कन्वर्जन करोगे किस यूनिट के अंदर, किलोग्राम, ठीक है, मीटर एंड सेकंड के अंदर। जब आप एमकेएस यूनिट में लिखोगे तो आप न्यूटन की जगह किलोग्राम फोर्स लिखना बस, ठीक है, किलोग्राम फोर्स, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन करके मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या आ रही है। अगर आप एमकेएस यूनिट में जा रहे हो तो न्यूटन की जगह सिर्फ किलोग्राम फोर्स लिखना, ठीक है। जैसे अतीबा ने मुझे वेट का आंसर सिर्फ किलोग्राम बताया था, ठीक है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो मैंने आपको बोला ना न्यूटन की जगह किलोग्राम यूज करना, यानी कि हमारी यूनिट बनेगी किलोग्राम फोर्स, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था, तो न्यूटन की जगह किलोग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी एमकेएस यूनिट है, ठीक है, दिस इज इन द एमकेएस यूनिट। और एमकेएस से अगर आप सीजीएस यूनिट में जाए, ठीक है, व्हाट इज इन द सीजीएस यूनिट, अगर आप सीजीएस यूनिट में जाते हैं, ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में जो विस्कोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट करो। ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी आपको विस्कोसिटी दे तो आप यूनिट देख करके ध्यान देना कि आपको यूनिट कन्वर्जन वगैरह आनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि आपको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना बाकी है या नहीं है, साफ साफ नजर आना चाहिए, है ना। तो न्यूटन की जगह अगर आपको ये दे दिया गया है किलोग्राम फोर्स के अंदर, तो आप समझ जाना कि यदि मैं कन्वर्जन चाहता हूँ, इसको न्यूमेरिकल भी यूज करना चाहता हूँ, तो आपको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना भी बाकी है ना, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया। हो सकता है कभी यूनिट दें, है ना। एनवायरमेंट के अंदर एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था, तो उसमें यूनिट मैंने आपको इस तरीके से मैं देता हूँ, है ना, उस क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, अगर मैं यहाँ कन्वर्जन कर दूं अगर प्रॉपर्ली, है ना, न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, डिवीजन के अंदर हम लिख देंगे दिस इज मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर, है ना। यहाँ पे तो आपका du by dy चल रहा है, ऊपर किया मैंने दिस इज व्हाट, ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आपने किया किलोग्राम, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स हो गया, न्यूटन की जगह हमने फोर्स लिखा, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस वाली यूनिट आ गई, डिवाइडेड बाय du by dy, du की जगह मीटर पर सेकंड और dy की जगह आपने मीटर यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका कन्वर्जन देखें तो क्या नजर आ रहा है, बताओ जरा आप मुझे, ठीक है, व्हाट इज द कन्वर्जन। तो किलोग्राम और यहाँ नीचे मीटर आएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था तो इस यूनिट में दे दिया था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज थे कि ये कौन सा वाला यूनिट दिया है, लेकिन ये वही यूनिट है आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन कहलाता है। तो बेसिकली आपका ये जो यूनिट है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की जैसी है, ठीक है। चलो ध्यान देना, इसका कन्वर्जन करते हैं ना, ध्यान दो कन्वर्जन कि सीजीएस यूनिट में यदि आप प्रॉपर्ली अगर फोर्सेस की यूनिट्स वगैरह यूज करते हो तो सीजीएस यूनिट में क्या कन्वर्जन आएगा, ठीक है। सारे लोग ध्यान दो, अगर हम
म्यू की यूनिट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ऐसा यूनिट में बोला था कि ये 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं इसको यहां से सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहूं, है ना, सीजीएस में कन्वर्ट करवाना चाहूं तो किस तरीके से यूज करेंगे? देखो पहले जो मैंने आपको सीजीएस यूनिट दी थी ना, उसमें सिर्फ आपने मास लिया था, है ना, फोर्स में वहां ग्रेविटी मिसिंग थी, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया था। अलग अलग तरीके हो सकते हैं यूनिट्स को लिखने के। प्रॉपर सीजीएस यूनिट तो आपका यहां से आएगा, ठीक है। अब इस यूनिट को देखो, न्यूटन की जगह सीजीएस में क्या लिखते हैं? व्हाट इज न्यूटन की जगह कन्वर्जन सीजीएस में? तो इसमें भी आगे खोल करके चलते हैं। 1 न्यूटन का मतलब होता है, 1 न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सारे लोग ध्यान दो, 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइन, ठीक है, ये कहलाता है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नजर आएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सारे लोग ध्यान दो, अगर अब मैं यहां से इसको सीजीएस में कन्वर्ट करवाना चाहूं तो न्यूटन को सीजीएस में क्या कहते हैं वो यहां लिख देंगे। तो 1 की जगह 1 रखा, न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, सीजीएस में सेकंड ही होता है, एमकेएस में भी सेकंड होता है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो दिस इज 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से ये यूनिट आपकी बनेगी, दिस इज इक्वल टू 10 और ये बनेगा डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइज, दिस इज कॉल्ड पॉइज, ठीक है। तो आप क्या समझे? 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितने पॉइज के बराबर होता है? 10 पॉइज के बराबर होता है। तो जो कन्वर्जन आ रहा है उसको ध्यान दो कि 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर आप एनकेएस में काम करना चाहते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड्स में, इनमें काम करना चाहते हैं, फोर्सेस को न्यूटन में लेना चाहते हैं, और हो सकता है विस्कोसिटी पॉइज में दे रखी हो, तो जो भी पॉइज में विस्कोसिटी दे रखी है, अगर आप न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड करना होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ कन्वर्जन देख लो, 1 पॉइज किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो, कन्वर्जन्स भी नोट करो। मैंने आपको बोला है यूनिट देख करके ध्यान से काम किया करो। जब भी सीजीएस के साथ खेले या आपको ऐसी यूनिट दे जो कि आप जनरली यूज नहीं करते हो, जनरली हम लोग यूज करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज। मान लो कभी उसने किलोग्राम फोर्स वाली यूनिट यूज कर ली तो ब्लाइंडली मत जाना, साफ साफ चेक कर लेना कि ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो रखा है या नहीं हो रखा है। बात आ रही है क्या समझ में? वरना क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट में मैंने सेटलिंग वेलोसिटी वाले में दिया था, यूनिट को जबरदस्ती कन्वर्ट करके दिया था, बच्चे फंस गए थे उसमें। समझ में आ गई सारी बातें? रिकॉल करवाओ। देखें, न्यूटन का जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ही सिंपल था। उसने फ्लूइड की फ्लो को ऑब्जर्व किया। उसने जब ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि जो फ्लूइड बाउंड्री पर था उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जा रहे थे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आया जब बाउंड्री से कुछ दूरी पर निकल गए तो पता ही नहीं चला कि बाउंड्री भी थी वहां पर, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी उतनी थी जितना पहले हुआ करती थी। बात समझ में आ रही? सॉलिड बाउंड्री के आने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया
कि दो लेयर्स यहाँ पर है जो कि वाई डिस्टेंस पर हमने लिया और dy उन दो लेयर्स के बीच का गैप था, तो उन लेयर्स के बीच में जो फ्लो में रेजिस्टेंस आ रहा है यानी कि जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन उनका एक्सपेरिमेंट से आया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको म्यू बोला, इसी को क्या कहते हैं, इसको डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, या सिंपली आप विस्कोसिटी बोल सकते हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हो। बोल देते हैं कि विस्कोसिटी निकालो, या बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो, या फिर बोल देते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी निकालो। वो जितने भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करें वो सारे के सारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाए कि ये फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड है या न्यूटोनियन फ्लूइड है या डायलेटेंट है, बहुत सारे फ्लूइड आएंगे अभी, है ना। तो आप लोगों को साफ सुथरी डेफिनेशन अगर क्वेश्चन पढ़ने से मिल जाए, कौन सी डेफिनेशन, द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या है, इसी को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। अगर साफ सुथरी ये डेफिनेशन नहीं दिखाई दे क्वेश्चन को पढ़ने से तो डेफिनेटली न्यूटोनियन तो आंसर नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई, डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं दे सकते, फिर कुछ और आंसर होगा। और अगर पढ़ने से साफ सुथरी डेफिनेशन दिख जाए, ये इक्वेशन आती हुई नजर आ जाए, तो उसका कोई दूसरा आंसर नहीं होगा, उसका डेफिनेटली न्यूटोनियन फ्लूइड आंसर होगा। बात समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में, है ना, ध्यान देना। फिर इसके बाद में हमने इसकी यूनिट के बारे में चर्चा की। मैंने आपको बताया कि अगर इस यूनिट को लिखें तो यहाँ पर टाउ डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला था टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाय डी वाई। जितना यहाँ पर इस बेसिक क्वांटिटी की यूनिट होती है उतना ही डिफरेंस में भी यूनिट आती है, उतना ही अगर एडिशन करें तो सेम यूनिट रहती है ना। तो टाउ की यूनिट बेसिकली टाउ इज द शियर स्ट्रेस, तो वो लिख दिया आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी में चेंज मीटर पर सेकंड, नीचे जो डी वाई लिखा हुआ था मीटर में कैंसिल आउट वगैरह किया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये बना, और सेकंड को अलग करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल कहलाता है। तो पास्कल इनटू सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट रखें, अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं करें, है ना, और इसकी यूनिट यदि बनाएं, तो अगर आप बनाते हो तो किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एक तो इसकी यूनिट ये यूनिट बनती है, ठीक है। इसके अलावा अगर यूनिट इसकी देखें तो हो सकता है कभी डेटा ऐसा दिया जाए, या हो सकता है कभी डेटा दे तो यहाँ पर देगा आपको, ठीक है, ग्राम्स के अंदर ग्राम्स सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है डेटा दे दे। इन दोनों तरीके से जब भी डेटा दिया जाएगा तो उसमें ग्रेविटी मल्टीप्लाई नहीं है, पहले तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 9.81 से, फिर आप आगे जा सकते हो, कन्वर्जन करवा सकते हो। बात समझ आई। इसमें मैंने आपको फिर और चीजें भी बताई है कि 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि डाइन होता है। फिर आपने कन्वर्जन किया तो लिखने का तरीका एक तो ये था, विस्कोसिटी को सीजीएस में देखे तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एक विशेष नाम दिया जिसको पोइस कहते हैं। तो पोइस भी क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट है। 10 पोइस किसके बराबर है, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। उल्टा रिलेशन भी पूछता है, यानी कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 10 पोइस है, या फिर 1 पोइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पूरी बातें आगे समझ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नोट करो।